गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। लास्ट टाइम हम लोग यूनिट 4 पे ही थे। वो टैक्स वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। अब वही सेम कंटिन्यू करेंगे। सो एज यू कैन सी वी हैव दिस टॉपिक। यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया था। वी सपोज टू स्टार्ट विथ 6.5, that is source versus residence and classification between business income and royalty। बिजनेस इनकम का मतलब क्या होगा? जैसे मैं कोई प्रोडक्ट बाई सेल कर रहा हूँ और उसमें से मुझे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। और सोर्स इनकम जो होगा, रॉयल्टी इनकम जो होगा, उसका मतलब क्या होगा? मैंने जैसे कोई एक मूवी के लिए हम लोगों ने कोई एक सॉन्ग बनाया। अब वो मूवी जैसे चलेगा, वो सॉन्ग जैसे चलेगा, तो उसका जितना प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो मुझे मिलेंगे। दैट इज़ रॉयल्टी। तो वो कंफर्म नहीं रहता है कि कितना रॉयल्टी आपको मिलेगा, कितना रॉयल्टी आपको मिल सकता है इन फ्यूचर इज वेल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला है? सोर्स वर्सेस रेसिडेंस एंड क्लासिफिकेशन बिटवीन बिजनेस इनकम एंड रॉयल्टी। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया है? इंटरनेट फैसिलिटेट बिजनेस, इट्स नेसेसरी टू रिकवर टैक्सेस फ्रॉम नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स प्लेयर। नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स प्लेयर्स के पास से हम लोगों को टैक्स अगर वसूल करना है, सो वी सपोज टू हैव अ मैकेनिज्म, हैव सम रूल्स। तो सेक्शन 160 एंड 161 ऑफ आईटी एक्ट, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट, provides a mechanism through which we can collect income tax। तो सेक्शन 60 क्या बोल रहा है? ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंस द टर्म रिप्रेजेंटेटिव असेस्ड एंड 161 जो है, इट डिफाइंस लाइबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेस्ड। रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो ई कॉमर्स प्लेयर जो है, उनके बिहाफ में उनकी कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है। तो अगर बिजनेस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, देन जो ओरिजिनल बिजनेस ओनर है उसको तो हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे। अगर वो कोई दूसरे कंट्री से बिलोंग कर रहा है तो उसके साथ तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर पाएंगे। सो इन सच कंडीशंस उसका रिप्रेजेंटेटिव जो हम लोग के कंट्री में रहेगा, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टैक्स रिलेटेड इश्यूज। जैसे दो पार्टनर्स है। अब एक पार्टनर इंडिया में, एक यूएस में। तो अगर उनका बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो रहा है, वो अगर टैक्स नहीं भर रहा है, तो वो जो यूएस वाला पार्टनर है उसको तो यहाँ का इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कंट्री में दूसरे प्लेस पे जहाँ पे हम लोग के रूल्स या लॉ अप्लाई नहीं हो रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसका जो पार्टनर है डायरेक्टली उसके साथ डील करेंगे हम लोग। वही सेम चीज़ होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव असेसी का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव असेसी मीन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट स्पेसिफाइड इन सम सेक्शन, वो जाने दो, द एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है। रिप्रेजेंटेटिव असेसी का मतलब क्या होगा? एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट। नाउ याद रखो, हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एजेंट। अब एम्प्लॉय है या कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके थ्रू बिजनेस चल रहा है, तो दैट पर्सन विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, एजेंट, ट्रीटेड एज एन एजेंट। जो भी पर्सन रहेगा वो सारे नॉन रेसिडेंट के जो भी कनेक्शन में है, मतलब उनके बिजनेस में जो हेल्प कर रहा है। अब आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर उनका कोई ऑफिस है और वहाँ पे अगर कोई वॉचमैन या कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा है, अब वो उसका एम्प्लॉय है जो नॉन रेसिडेंट बिजनेसमैन है, लेकिन उसको हम लोग लायबिल कंसिडर नहीं करेंगे। याद रखो, हर किसी को लायबिलिटी, हर किसी के ऊपर लायबिलिटी कंसिडर नहीं होगा। अब वो जो सिक्योरिटी गार्ड है या वॉचमैन है, उसका सैलरी मैक्सिमम कितना रहेगा? 10-15 हज़ार। उसको हम लोग लायबिल कंसिडर नहीं करेंगे। इज नॉट, ही विल नॉट कम इन पिक्चर।
लाइबिलिटी जो होगा वो यूएस बेस्ड कोई कंपनी अगर इंडिया में खुला है तो उसका मैनेजर होगा या और कोई वैसे हायर अथॉरिटी वाले जो लोग रहेंगे ना, दे आर लाइबल। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल पे जो स्टाफ होगा दे आर नॉट लाइबल। तो वो सिक्योरिटी गार्ड या कोई पियून रखा हुआ है या फिर नॉर्मल कोई एक एम्प्लॉय है जिसको सिर्फ अपना जॉब पता है, उसको उसको कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे जो पार्टनर्स है जिसमें से एक पर्सन यूएस बेस्ड है या ये कंपनी का ओनर पूरा यूएस बेस्ड है और उसने टैक्स भरा है नहीं भरा है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। तो वो टाइम पे हम लोग उनको लायबिल नहीं कंसिडर करेंगे। ओके, अब इसके साथ में मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमेशा जो बिजनेसेस चलते हैं और वो लीगल रहेंगे तो फिर हम लोग क्लियरली डिफाइन करेंगे कि किसके ऊपर लायबिलिटी आएगा। जैसे यूएस बेस्ड कोई बिजनेसमैन ने इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल का स्टाफ छोड़ दो, मतलब जो उसके ऑफिस में कोई प्यून, सिक्योरिटी गार्ड या नॉर्मल जो एकदम बेस लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे जिनको सिर्फ अपना ड्यूटी पता है, उसको छोड़ के कंपनीज के हायर लेवल पे क्या चल रहा है उसका कोई आइडिया नहीं है, उनको हम लोग लायबल कंसिडर नहीं करेंगे। लायबिलिटी कंसिडरेशन कहाँ से आएगा? मैनेजर और उसके ऊपर के लेवल के जो भी पर्सन यहाँ पे रहेंगे। अब आपने देखा रहेगा, आई थिंक भाईंदर में देर आर फ्यू कॉल सेंटर्स विच वेर गोइंग ऑन फ्रॉम हियर। तो ये जो कॉल सेंटर्स थे ये काम क्या करते थे? ये न्यूज़ में आया था, अगर आपने सुना रहेगा तो ये कुछ कॉल सेंटर्स थे, ये काम क्या करते थे कि जो यूके है, देन यूएस है, खाली यूके पकड़ो चलो, तो वहाँ पे पर डे लोन मिलता है आपको। मतलब जैसे अगर मुझे वीकली सैलरी मिल रहा है मेरा और उसमें अभी मेरे पास अभी पैसा नहीं है, ब्रेड लाना है, घर के कोई और ग्रोसरीज लाने हैं, तो जो $50, $100, $150 चाहिए, वो आप छोटा सा वो लोन ले सकते हैं अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए, और वो फिर आपको रिटर्न करना रहता है। तो अब ये जो पर डे लोन जो कंपनी प्रोवाइड कर रहा था, वो चीट कैसे कर रहा था जो लोग उनके पास से लोन लेंगे उनको, कि आपने लोन एक बार लिया, सपोज आपने एक बार $50 उनके पास से लोन लिया, अब वो लोग आपके पास 2 3 4 बार पैसा वापस पे करा रहे थे कि आपने नहीं भरा हम लोग केस करेंगे, आपने पैसा नहीं भरा हम लोग केस करेंगे। एंड वहाँ पे केस करने का मतलब है कि आप सीरियसली बोल रहे हो कि हाँ केस होगा तो मेरे पे फाइन लग सकता है अगर प्रूव हो गया कि मैंने नहीं भरा, अगर कहीं रिकॉर्ड नहीं है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे ना, दे यूज टू पे मल्टीपल टाइम्स द सेम अमाउंट, और वो जो वसूली जैसा ही चलता था मतलब। और वो कहाँ से हो रहा था? इंडिया से हो रहा था। और जितने वो पैसे कलेक्ट करते थे उसमें से सर्टन अमाउंट, सर्टन परसेंटेज जो है प्रॉफिट का, वो इनके पास रहता था, ये कॉल सेंटर्स के पास, और बाकी का जो ओरिजिनल कंपनी वो यूके में बिलोंग कर रहा है उनके पास जाता था। सो एक फ्रॉड बिजनेस दे वर रनिंग। सो यहाँ पे जितने भी एजेंट्स थे वो कॉल सेंटर में, दे ऑल आर लायबल नाउ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ही लायबिलिटी, किसी एक के ऊपर ही लायबिलिटी आ रहा है, दे ऑल आर लायबल नाउ। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि आप जहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हम लोग जो कॉल सेंटर में एजेंट्स है उनको पता है कि रॉन्गफुली उनके पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस उनके पास एक लिस्ट दिया है एंड दे कीप ऑन कॉलिंग पीपल, और वो बोल रहे हैं कि भाई मैंने भर दिया, एंड स्टिल यू जस्ट से कि नहीं अगर आपने पैसा नहीं भरा तो हम लोग केस फाइल करेंगे। मतलब यू नो द ट्रूथ और यू आर नॉट अवेयर अबाउट द ट्रू फैक्ट्स, एंड स्टिल यू आर trying to threaten them by legal proceedings, so that's something which is illegal. So अगर मैं ऐसा कोई जॉब कर रहा हूँ तो मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि हाँ दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट करेक्ट, सो आई शुड नॉट फॉलो दिस जॉब।
बट स्टिल इफ आई डू दैट जॉब दैट मीन्स आई एम ऑल्सो लायबल। तो अगर कंपनी अगर बंद हो गया, वो कॉल सेंटर बंद हुआ, तो उसके बाद में जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे, मतलब जो भी ये कॉल सेंटर में काम कर रहे थे, उनके ऊपर भी केस हुआ। नाउ यहाँ पे भी मैं जो पियून है या बाकी जो लोग हैं ना, उनको मैं पिक्चर में नहीं लाऊंगा। दे आर नॉट लायबल। गेटिंग, उनके ऊपर लाइबिलिटी कैसे नहीं है? क्योंकि वो कॉल सेंटर कॉल पे बैठ के किसी को कॉल नहीं कर रहे थे। तो जो कॉल कर रहे थे और जो उनको ट्रेन कर रहे थे और जो मैनेजर था, दे आर लायबल, उनके ऊपर केस होगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लाइबिलिटी, एवरी रिप्रेजेंटेटिव असेसी, अब जो मैंने आपको बताया वही है, मतलब जो हायर लेवल के पर्सन्स रहेंगे दे आर लायबल। तो अगर यहाँ पे आपको क्या बोला, द असेसमेंट इन इज ओन नेम इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इनकम, बट एनी सच असेसमेंट शेल बी डीम्ड टू बी मेड अपॉन हिम in his respective capacity only, and tax shall subject to the other provisions contained in chapter। मतलब आपके ऊपर, आप अगर वहाँ पे मैनेजर लेवल पे हो तो आपके ऊपर तो वो लोग डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, है ना। और आपके अथॉरिटी में जो जो चीज़ें आ रहे थे उसके ऊपर आपने टैक्स क्यों नहीं भरा, ये मेन सबसे पहले क्वेश्चन आएगा। सो यहाँ पे क्या बोला है, इनकम विद रिस्पेक्ट टू विच द पर्सन मेंशन, कि आपको बोला है कि आपका बिजनेस चल रहा है। अब आपने वो बिजनेस में अपने सारे सोर्सेज या अपने सारे बिजनेस पैटर्न्स बताए नहीं है। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, जितने पैटर्न्स, जितने सोर्सेज बताए, जैसे अमेजोन है तो अमेजोन का ऑनलाइन शॉपिंग, ग्रोसरी चल रहा है, वीडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है। तो अभी इसमें से आपने जो जो सोर्सेज बताया, जो आप यहाँ पे इंडिया में रन कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, और वही हम लोग असेस करेंगे। तो अगर ग्रोसरी के लिए जो भी मैनेजर रहेगा, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल देयर। ओके, सो बिफोर आई लेफ्ट मीटिंग हम लोग ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, लाइबिलिटी। तो बेसिकली अभी यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइबिलिटी जो है, जो मैंने आपको कॉल सेंटर का एग्जांपल दिया, तो अब उसमें जो मेन एम्प्लॉयज़ है वो और मैनेजर जो है, दे आर लायबल फॉर द टैक्स, वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेनली हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एनी कंटेंट, जो भी हमको यहाँ पे क्या बोला है, वेर इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ पर्सन मेंशन, कि सेक्शन 160 लाइबिलिटी रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो आपका मैनेजर रहेगा या जो जिसके पास अथॉरिटी रहेगा यहाँ का बिजनेस का, उसने जो जो अलग अलग आपके सोर्स ऑफ बिजनेस है जहाँ से प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव असेसी कंसिस्ट और इंक्लूड्स प्रॉफिट और गेन्स, सो टैक्स शेल बी चार्ज्ड ऑन द होल इनकम। जो भी अलग अलग, जैसे अगर अमेजोन है, हम लोग ने एग्जांपल लिया, सो वी हैव अमेजोन ओटीटी प्लेटफॉर्म है, देन अमेजोन ई कॉमर्स बिजनेस है, बराबर है, देन म्यूजिक बिजनेस है, अमेजोन म्यूजिक है, देन किंडल है। तो ये और बाकी अगर अमेजोन पे चल रहा है, बराबर है, पेमेंट सर्विस, तो ये जो भी सर्विसेज है और इसको छोड़ के उनके वेब होस्टिंग के अमेजोन के सर्वर्स चलते हैं, अमेजोन क्लाउड सर्विस चलता है। तो ये देखो, ये बहुत सारी चीज़ है। तो ये सब आपके अलग अलग गेन होंगे, प्रॉफिट होंगे, गेन होंगे वो बिजनेसेस में, वो सबको आपको एक सिंगल इनकम कंसिडर करना है, क्योंकि दिस इनकम बिलोंग टू अमेजोन, और उसके ऊपर हम लोग देन टैक्स जो है वो चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि अगर इंडिया में ये अमेजोन जो है वो यूएस से इंडिया में चल रहा है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कोई एक ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बराबर है, ई कॉमर्स के लिए कोई एक रिस्पॉन्सिबल रहेगा, देन उसका ग्रोसरी सर्विस जो अलग से है उसके लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो वो सब के पास जो भी अपने रिकॉर्ड्स है वो कंबाइन करके उसके ऊपर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अब याद रखो, यहाँ पे बहुत सारे जो है ना चैप्टर्स, सबसेक्शंस, इतना डिटेलिंग हम लोग को याद नहीं रहेगा, ओवरऑल आपको सेक्शंस याद रखना है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन shall not where such profits and gains are receivable under a trust declared by a person by will exclusively for the benefits of any relative dependent on him
for a support and maintenance and such trust and only a trust so declared by him. So आप जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं आपके ऊपर फॉरेन एंटिटी डिपेंड कर रहा है. आप जो उनको फाइनल इनकम बताएंगे वही वो मानेंगे, उन्हीं को आप पूरा अपना प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं या उनको जा रहा है. तो आप अकाउंट्स रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर रहे हैं तो आपको ही क्वेश्चन होगा. Where any person in respect of an income assessable under this chapter capacity representative assessee, he shall not be in respect of that income be assessed under any other provision of the act. As you can tax to non-resident, the law provides for system to tax such a non-resident as well. तो यहाँ पे हम लोग के पास रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों के ऊपर चार्ज अप्लाई कैसे कर सकते हैं, टैक्स अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसके प्रोविजंस है. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक जो प्रोविजन दिया हुआ है, वी हैव दिस प्रोविजन. द सेक्शन 163 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स प्रोवाइड्स दैट हु कैन बी रिगार्डेड एज ए एजेंट. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, किसको हम लोग एजेंट कंसिडर करेंगे. तो हु इज एम्प्लॉयड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, मतलब नॉन रेसिडेंट के जगह पे उसका पोजीशन, उसका पोस्ट, इंडिया का ऑफिस कोई संभाल रहा है वो, या फिर उसने हायर करके रखा हुआ है अपना कोई पर्सन, या फिर जिसके बिजनेस कनेक्शन मतलब पार्टनरशिप हो गया, हायर नहीं किया, या फिर फ्रॉम और थ्रू whom द नॉन रेसिडेंट इज इन रिसिप्ट ऑफ एनी इनकम, या फिर ये बिजनेस जो भी हो रहा है उसमें से आपका कोई परसेंटेज निकल रहा है, आपको कोई मंथली बेस पे पेमेंट मिल रहा है ना, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम हो या इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम हो, दोनों में वी आर लायबल. देन हु इज द ट्रस्टी ऑफ अ नॉन रेसिडेंट and includes all any other person who, whether a resident or a non, has acquired by means of a transfer a capital asset in India. कैपिटल में अब याद रखो यहाँ के पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुआ है वो बिजनेस के नाम पे या उसके ओनर के नाम पे, या फिर कोई बिजनेस नया रजिस्टर हुआ है, दोनों केस में हम लोग. एंड यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या बोला है, प्रोवाइडेड दैट द ब्रोकर इन इंडिया हु इज रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन does not deal directly with or on behalf of non-resident principal but deals with or through a non-resident broker shall not be deemed to be an agent under this section. मतलब आपको प्रॉपर्टी चाहिए था तो अगर ऐसा कोई एजेंट है जिसने आपको सिर्फ वो प्रॉपर्टी दिलाया हुआ है, ब्रोकर है वो, तो वो टाइम पे हम लोग ब्रोकर को, अब आपका ऑफिस खोलने के लिए किसी ने अगर रेंट पे एक जगह दिलाया कोई एक ब्रोकर ने, तो हम लोग उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे कि भाई तूने जिसको रेंट पे या तूने जिसको प्लॉट या ऑफिस परचेस करने में हेल्प किया था उसने टैक्स नहीं भरा है, ही तो दैट ब्रोकर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. द ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट ऑन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू द फर्स्ट मेंशन ब्रोकर. Non-resident broker is carrying on such transaction in ordinary course of his business. तो ये बेसिक वही पॉइंट्स दिए हुए हैं. Now, no person shall be treated as an agent of non-resident unless he had an opportunity of being heard by assessing officer. तो आप डायरेक्टली किसी को भी पकड़ के उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी नहीं डालेंगे, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का भी एक चांस मिलना चाहिए. तो यहाँ पे क्या बोला, इफ अ पर्सन इज नॉट एन एजेंट अंडर द जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही कैन स्टिल एक्ट एज एन एजेंट एज पर सेक्शन 163. मतलब एक्टिवली वो एजेंट कहीं पे डिक्लेयर नहीं है लेकिन फिर भी वो है. कभी होगा अगर वो एम्प्लॉय है बाय नॉन रेसिडेंट, ही हैज़ एनी बिजनेस कनेक्शन विद नॉन रेसिडेंट, फ्रॉम हिम द नॉन रेसिडेंट इज द रिसिप्ट ऑफ, मतलब आपके साइड से जो यूएस में या दूसरे कोई कंट्री में जो सिटीजन है जिसका ये मेन बिजनेस है उसको यहाँ से इनकम जा रहा है आपके थ्रू, देन ट्रस्टी होगा, नॉन रेसिडेंट का ट्रस्टी है, देन ही हैज़ अक्वायर्ड बाय मींस ऑफ ट्रांसफ़र फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट कैपिटल असेट्स. मतलब आपको वो नॉन रेसिडेंट के थ्रू कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे मिला हुआ है, कोई घर है, बंगलो है, ऑफिस है, देन यू आर ऑल्सो लाइबल फॉर दैट. ठीक है. So any person appointed as an agent under section 163 is not necessarily assessable as a representative assessee for a non-resident. It is only in relation to the income.
तो कौन सा कितना इनकम आपका कवर हुआ है और उसके ऊपर उसने टैक्स नहीं भरा है, तो उसके स्पेसिफिक हम लोग उसका जो मेन पर्सन रहेगा जिसको, या एजेंट रहेगा जिसको यहाँ से प्रॉफिट जा रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. अ पर्सन इन इंडिया हु हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी इनकम on behalf of non-resident but actually a permanent resident, the sum sought to be taxed may be treated as an agent and excess as a representative in this. So a person in India who has not received any income on behalf of non-resident, बराबर है, बट उसको क्या मिला है, परमानेंट सम ऑफ कुछ, तो लाइक एक ही बार में आपको कुछ पैसा मिल गया है, बार बार इनकम नहीं मिल रहा है, लेकिन अच्छा खासा एक ही बार में आपको प्रॉफिट मिला है, तो वो टाइम पे आपके ऊपर वो टैक्स ज़रूर चार्ज होगा. राइट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेसी टू रिकवर टैक्स पेड, मतलब आपने टैक्स पे किया है अब. सो यहाँ पे क्या बोला है, अंडर सेक्शन 162 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव असेसी टू रिकवर टैक्स पेड फ्रॉम द पर्सन ऑन हुज बिहाफ इट इज़ पेड एंड ऑल्सो परमिट्स अदर प्रोटेक्शन. मतलब ऊपर तो हम लोग बता रहे थे कि कौन टैक्स पे करेगा, और अगर उसने नहीं पे किया है तो हम लोग किसको क्वेश्चन करेंगे. यहाँ पे अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि उसने टैक्स पे कर दिया, तो अगर टैक्स पे कर दिया है तो अभी उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो बात करेंगे. सो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, एवरी रिप्रेजेंटेटिव असेसी हु एज सच पेज एनी सम ऑफ under this act shall be entitled to recover the sum so paid from the person on whose behalf it is paid, or to retain out any money that may be in his possession or may come to him in his representative capacity. तो उसको जितना भी पैसा उसने एज अ टैक्स पे किया है वो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं उसको कंसिडर करके आगे कहीं ना कहीं बेनिफिट ले सकता है, कोई उसको सिक्योरिटी अलग मिलेंगे गवर्नमेंट साइड से. सो वही बोला हुआ. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको क्या बोला, मनी पेएबल बाय हिम टू अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ ही इज लायबल टू पे टैक्स, मतलब किसी दूसरे की जगह मैंने भरा, अ सम इक्वल टू हिज एस्टिमेटेड लायबिलिटी अंडर दिस and in event of any disagreement between the principal and such representative assessee or a person, तो वो टाइम पे क्या होगा, सच रिप्रेजेंटेटिव असेसी और अ पर्सन में सिक्योर फ्रॉम इनकम टैक्स ऑफिसर अ सर्टिफिकेट, आपने टैक्स पे किया है उसका सर्टिफिकेट मिलेगा इन शॉर्ट आपको. ठीक है, किसके पास से मिलेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास से, कि भाई मैंने इतना अमाउंट जो है वो रिटेन पेंडिंग फाइनल सेटलमेंट मैंने कर दिया है लाइबिलिटी का. मतलब जो फॉरेन पर्सन है वो चले गए, अब आप उसके मैनेजर या कोई तो थे, तो अभी आपके ऊपर वो ब्लेम आ गया कि आपको टैक्स पे करना है. अब हर कोई पूरा टैक्स तो भर नहीं सकता है, तो फिर अगर ऐसा कुछ होता है कि वो जो कंपनी था फॉरेन कंपनी, वो आपको भी चीट करके चले गया, तो वो टाइम पे क्या होगा, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है ना वो फिर एक सेटलमेंट पे आएंगे कंडीशन समझ के, कि जो पर्सन के पास से हम लोग टैक्स चार्ज कर रहे हैं रूल्स के हिसाब से वो लायबल है, लेकिन कंपनी उसको भी छोड़ के गया है गेटिंग, तो अगर उसके पास से भी अगर हम लोग टैक्स ले रहे हैं तो उसमें हम लोगों का भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं है ना उसका है. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी एंड सर्टिफिकेट जो है ना ये इसको दे देंगे, सो दैट वापस ऐसे कोई प्रॉब्लम ना आए और उसके पास प्रूफ रहे. एंड ही शेल हिज वारंट फॉर रिटेनिंग दैट अमाउंट, तो वो जो उसने सर्टिफिकेट मिला रहेगा वो फ्यूचर में वो सर्टिफिकेट बता के अपने आगे के जो टैक्सेस है वो सेटल कर सकता है उसके अगेंस्ट, कि देखो ये मेरा मैंने एक स्पेसिफिक सेटलमेंट किया था जिसमें मेरा इतना मेरा पैसा जो है वो मैंने एज अ टैक्स पे किया था, तो अभी आगे आप मेरे पास से इतना टैक्स मत लो जब तक ये अमाउंट सेटल नहीं हो जाता. The amount recoverable from such representative, assessee or a person at a time of final settlement shall not exceed the amount specified in such certificate. सिंपल है, बहुत सिंपल है कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने आपको सर्टिफिकेट दिया है 5 लाख का और आपके पास से सेटलमेंट अमाउंट लिया 10 लाख का, ये नहीं होना चाहिए. डायरेक्ट असेसमेंट ऑफ नेक्स्ट वी हैव इज डायरेक्ट असेसमेंट ऑफ और रिकवरी. क्या बोला है यहाँ पे,
In section 166, the income tax authority have the opinion to make an assessment on representative assessee or a direct assessment on the person beneficial entitled to the income. With tax authority, either accesses the agent for a non-resident. If assessment is done, representative assessee, the tax may be recovered from the person beneficial entitled. अब यहाँ पे वही सेम पॉइंट्स हम लोग दे रहे हैं। याद रखो, मैं आपको सर्टेन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का कोई ये टैक्स वाला चैप्टर नहीं है। हम लोग इतना डिटेल में टैक्स की चीज़ें समझते नहीं हैं और हम लोग एक महीने में वो समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है कि रिकवरी अगर आपको करना है, रिकवरी अगर नहीं करना है तो कभी हम लोग कौन से कंडीशंस के ऊपर ये पॉइंट्स फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सेक्शन 166 बोला है इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी, जिनके पास ओपिनियन होगा असेसमेंट करने का कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है जिसका डायरेक्ट असेसमेंट होना है या जो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है जिसको कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ है, ये जो बाहर के पर्सन ने टैक्स बिजनेस किया उससे, अगर असेसमेंट अगर होगा तो वो टाइम पे हम लोग टैक्स जो रिकवर करेंगे वो कौन से वे में होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सेक्शन 166 कंटेन द टर्म डायरेक्ट असेसमेंट फॉर द रिकवरी नॉट बार्ड. It states that nothing in the foregoing section in this chapter shall prevent either the direct assessment of the person on whose behalf or for whose benefit income there referred is receivable or recovered from such person tax payable in respect of such income. बस आपको एज अ सेक्शन 66 में बताना है कि ओके इसके पास से हम लोगों ने ये प्रूव किया है और उसके पास से इतना टैक्स हम लोगों ने सेटलमेंट कराया। तो रेमेडी अगेंस्ट द प्रॉपर्टी इन केसेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेसी। सो रेमेडी मतलब मेरे बचाव में, मेरे सपोर्ट में कुछ होना चाहिए। तो सेक्शन 167 हैज़ गिवन अ रेमेडी फॉर रिकवरिंग ऑफ टैक्स इन केसेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेसी. The assessing officer shall compulsory have the same remedies against all the property of any kind vested in or under the control or management of any representative assessee. घर, ऑफिस, बंगलो, गेस्ट हाउस, कोई दूसरे ऑफिशियल असेट्स जो भी रहेंगे वो सब आपका प्रॉपर्टी कंसिडर होगा और उसके ऊपर देन आपका प्रॉपर्टी टैक्स और जो भी है वो यहाँ पे अप्लाई होगा. देन रिकवरी ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम हिज असेट्स. तो अगर वो चले गया है, उसका कोई अभी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उसके जो भी प्रॉपर्टी ऑफिस यहाँ पे रहेंगे उसको बेच के हम लोग फिर उसमें से सेटलमेंट करेंगे, ये बात है. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन कस्टमर ड्यूटी. ठीक है, सो दैट्स वी आर डन विद टैक्स वाला पार्ट जो भी था मैंने बताया. थोड़ा अभी हम लोग वापस आईटी टर्म्स पे आएंगे. ठीक है, सो यहाँ पे आपको 6.6 क्या बोला है, द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन कस्टमर ड्यूटी. The nature of internet has effects of customer duty because it triggered imports and exports by land, sea or air. Internet does not recognize. अब देखो नॉर्मली जब अगर कोई सामान अगर एयर, वाटरवेज, एयरवेज या लैंडवेज से आ रहा है, रोड से आ रहा है, पानी से आ रहा है या फिर हवा से आ रहा है, प्लेन या बोट से आ रहा है या कोई ट्रक या उससे आ रहा है, तो वो टाइम पे तो मुझे पता चलेगा कि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी अप्लाई करना पड़ेगा. वो ऑक्ट्रॉय और वो सब होता था जो चेक पोस्ट होते थे वहाँ पे. आज के टाइम पे तो एक जीएसटी आपको फाइल करना रहता है. तो ये अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला है, ये कस्टम ड्यूटीज़ या कुछ होंगे ना, तो वो आपके जब आप इम्पोर्ट कर रहे हैं कुछ सामान या आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कस्टम ऑफिसर्स रहते हैं, तो उनको पता है कि वो कस्टम ड्यूटी अप्लाई करता है. लेकिन जब अगर हम लोग इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वो कोई लैंड कस्टम बैरियर्स नहीं है, ना कोई चेक पोस्ट है, ना बॉर्डर है. बराबर है ना. अगर मैं यूएस में अगर कोई एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंड कर रहा हूँ या रिसीव कर रहा हूँ तो वहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है, बिकॉज इंटरनेट के पास कोई बॉर्डर नहीं है. तो वो टाइम पे वो प्रोडक्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी अप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है. कस्टम ड्यूटी अप्लाई कब होगा, जब अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई एक बॉर्डर क्रॉस करके सेकेंड साइड जा रहे हो और वो हम लोग को पता है. तो फिजिकल बॉर्डर अगर क्रॉस करके जाएंगे तो हम लोग को पता है. ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो हम लोग को पता नहीं चलता है, वहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं आता है.
तो इसके लिए क्या बोला, द प्रोडक्ट आर ट्रांजैक्टेड ओवर द इंटरनेट बट डिलीवर्ड फिजिकली। पेमेंट ऑनलाइन किया मैंने, लेकिन डिलीवरी जो हुआ वो कैसे हुआ, फिजिकल हुआ है। तो अगर मैंने कोई प्रोडक्ट जो डिमांड किया, वो सपोज यूएस से आ रहा है, जैसे कोई महंगा कार है या फिर कोई मशीन है या कुछ भी है, तो ऑनलाइन पेमेंट हुआ है लेकिन डिलीवरी फिजिकली हुआ है, तो उसके ऊपर फिर हम लोग क्या करेंगे, जो सुपरवाइजर ही होगा, कस्टम ऑफिसर रहेंगे, और वो कस्टम क्लियरेंस जब तक नहीं मिलता तब तक आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और वो क्लियरेंस के लिए अगर आपने कोई टैक्स पे नहीं किया, उसके चार्जेस पे नहीं किए, तो आपको वहाँ पे वो कस्टम ड्यूटी उसका पे करना पड़ेगा। तो कस्टम अथॉरिटीज़ रहेंगे जो सुपरवाइज करेंगे ये चीज़ों को, बराबर है कि ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो इंटरनेट पे हुआ है, लेकिन डिलीवरी क्या हो रहा है, फिजिकल हो रहा है। दैट्स फर्स्ट थिंग। नाउ प्रॉब्लम लाइज इन रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन डिलीवरेबल थ्रू द इंटरनेट। अब देखो, ये कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए आपने देखा है बहुत बार, अगर नया लैपटॉप अगर लाता है तो लोग क्या करते हैं, वो नया लैपटॉप या कुछ वो अगर ब्रांड न्यू है ना, तो उसको अनपैक करके यहाँ ओपन करके लाएंगे। दे जस्ट ट्राई टू शो कि ओके दिस इज़ माई रेगुलर लैपटॉप, तो ये मैं खुद के काम के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर ब्रांड न्यू प्रोडक्ट लाएंगे तो उसके ऊपर ड्यूटी अप्लाई होगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन करके नॉर्मल जैसे अगर हम लोग यूज़ करें वैसे ही लेके आते हैं, तो उसके ऊपर ड्यूटी अप्लाई ना हो। देन अगर हम लोग कोई आप देखो दुबई या वहाँ से कहीं से अगर कोई गोल्ड खरीदता है, तो वो आधा वो पहन के आते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे बॉक्सेस में लेके आए तो उसके ऊपर वापस आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। वही सेम चीज़ है। सो प्रॉब्लम लाइज इन द रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन डिलीवर्ड थ्रू इंटरनेट। द इंटरनेट अलाउज डिजिटल प्रोडक्ट फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। और वो टाइम पे क्रॉस बॉर्डर कहीं पे आता नहीं ई कॉमर्स में, है ना। तो मैनी कंट्रीज लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा हैव एक्सेप्टेड द पावर ऑफ इंटरनेट, देन दे हैव डिक्लेयर्ड अ मेरिटोरियम ऑन इम्पोजिशन ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस इज वेल। मतलब कस्टम ड्यूटी अप्लाई होता है ऑनलाइन आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके ऊपर भी, जिसको वो मॉनिटर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मशीन्स आर नॉट चार्जेबल टू कस्टम ड्यूटी। दैट्स फर्स्ट थिंग। इम्पोजिंग कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, अब वहाँ पे कौन से आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन रिजीम ऑफ द कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। अब सबसे पहले तो कौन से टाइप के ट्रांसमिशंस या कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन्स होंगे ऑनलाइन जिसके ऊपर आप कस्टम ड्यूटी अप्लाई करेंगे, और ये पता कैसे चलेगा। तो लेट्स सपोज आई से मेरा कोई नोन कंपनी के साथ एक बिजनेस डील हो रहा है, और उसको मैं यहाँ से पैसा पे कर रहा हूँ, और उसके अगेंस्ट वो मुझे कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेंड करने वाला है। तो वो टाइम पे हम लोग वहाँ पे कस्टम ड्यूटी जो है वो ऐड कर सकते हैं, और उसके अलग अलग प्रोविजंस रहेंगे। एक होगा बाय डिफ़ॉल्ट कि जब कभी अमेज़ॉन से अगर अमेज़ॉन को हम लोग इंस्ट्रक्ट करके रखेंगे, इंडिया से अगर कोई एक ऑर्डर जाता है जहाँ पे आप जो प्रोडक्ट उनको डिलीवर करने वाले हो, वो प्रोडक्ट अगर इंडिया से डिलीवर नहीं होना है, कोई दूसरे कंट्री से होना है, तो वो टाइम पे यू सपोज टू ऐड दैट कस्टम ड्यूटी चार्जेस इन द ओवरऑल प्रोडक्ट प्राइस। जैसे आप अगर आज के टाइम पे इफ़ यू परचेज, जैसे आप स्विगी या जोमेटो से अगर कोई एक ऑर्डर करता है, सो वहाँ पे वो टैक्सेस इंक्लूडेड आपको वो बाद में फाइनल अमाउंट बताता है, डिलीवरी चार्ज और टैक्स इंक्लूड करके। तो बस आपको भी वही करना है। तो दैट्स द पैटर्न विच वी कैन फॉलो, दैट्स द मोस्ट सिंपल वे। अगर मैं इंडिविजुअली अगर बोलूँगा कि नाउ आफ्टर गेटिंग द डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट नाउ यू सपोज टू पे टैक्स, तो आप जैसा वो एयरपोर्ट पे इशू होता है ना कि कस्टम ऑफिसर्स रोकते हैं, उसी के साथ में हम लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे होगा। एंड वी कैन नॉट कीप आर्ग्यूइंग विद पीपल कि वेदर यू सपोज टू पे टैक्स और नॉट। सो एक फिक्स मैकेनिज्म होगा जहाँ पे यू सपोज टू पे टैक्स, दैट्स इट। सो यहाँ पे हम लोग वही बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिजिम ऑफ कस्टम ड्यूटीज कैसे होगा, इम्पैक्ट ऑफ इम्पोजिंग सच कस्टम ड्यूटीज। अब देखो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है ना, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है आज के टाइम पे। बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, और सडनली अगर आपने ऑनलाइन कस्टम ड्यूटी अगर अप्लाई करना चालू किया ना, तो जो फॉरेन बिजनेस है
जो इंडिया में रन कर रहा है वो भी अपना ट्रांजैक्शन कम करेंगे, इंडियन लोग जो है वो भी अपना ट्रांजैक्शन कम करेंगे, तो ऑफ कोर्स बिजनेस पे इम्पैक्ट तो आना ही है। तो वो भी हम लोगों को फोकस में रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग सडनली अगर ऐसा कोई कस्टम ड्यूटी अगर अप्लाई करेंगे तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या रहेंगे। बिना सोचे हम लोग ऐसे ही कस्टम ड्यूटी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोई फॉरेन कंट्री ने किया हुआ है तो हम लोग भी अप्लाई करेंगे, ये पॉइंट वैलिड नहीं है। क्योंकि कोई एक फॉरेन कंट्री का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, दे आर डेवलप्ड वन, उनके यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रक्चर, उनका यहाँ का जो थिंकिंग है वो अलग है, ठीक है, उनका कंडीशन सिचुएशन अलग है और हम लोगों का अलग है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन और डिलीवरेबल। अब कस्टम ड्यूटी जो अप्लाई होगा वो किसके ऊपर होगा। अगर मैं कोई एक सॉफ्टवेयर परचेज कर रहा हूँ तो अब उसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी अप्लाई होगा, या फिर मैंने कोई एक स्पेसिफिक सर्विस उनके पास से कोई दूसरे टाइप का लिया है या कोई प्रोडक्ट लिया है तो ही कस्टम ड्यूटी अप्लाई होगा। अगेन दैट्स क्लासिफिकेशन इज अगेन अ कंफ्यूजिंग वन। सो कस्टम ड्यूटी रेगुलेट करना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पे वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, अमेजोन जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है जो क्रॉस बॉर्डर आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। बाकी इंडिविजुअली हर एक को मॉनिटर करना और कस्टम ड्यूटी अप्लाई करना ये तो होगा नहीं। और अगर इंडिविजुअली हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन अगर मॉनिटर करेंगे सो दैट इज द वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। आप मॉनिटर कर रहे हो, आप लोगों का एक्टिविटी ट्रैक कर रहे हो, विच इज टोटली अगेंस्ट द रूल्स। राइट टू प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट, तो आप मॉनिटर नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन क्रिएट्स 3 प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, लाइक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा ई ट्रांसमिशन का, लोकेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या है एंड कंटेंट क्या थी उसके बेस के ऊपर। नाउ एनक्रिप्शन टेक्निक मेक्स द एक्सरसाइज ऑफ यूजिंग कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोर डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एनक्रिप्शन अप्लाई किया है तो एग्जैक्टली क्या चीज़ें आप ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन वो अगेन पता नहीं चलेगा। एंड अगर कस्टम ड्यूटी के पास अगर एनक्रिप्टेड चीज़ों को डिक्रिप्ट करने का अगर पावर है तो वो सेम अगर किसी दूसरे ने चोरी किया तो ये सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा लूप होल, एक डेंजर हो सकता है, तो वो भी हम लोग नहीं कर सकते। सो ड्यू टू दिस डिफिकल्ट for custom authority to track cross border and attempt to regulate the import and export of electronic for imposing custom duties like to encourage हवाला पेमेंट। यही चलता है। आप देखो कि जो नोटबंदी हुआ था, अब someone thinks नोटबंदी is a valid point, someone might think it's not a valid one। अब देखो कि जो सिस्टम जैसे चल रहे थे आज भी वैसे ही चल रहा है। वो टाइम पे न्यूज़ चैनल पे बहुत सारे फेक न्यूज़ आ रहे थे कि नया नोट आएगा उसमें जीपीएस चिप ये वो आएगा, पूरा बकवास था। द एक्चुअल ट्रूथ फॉर इंडिया, और हम लोग जो अगर आईटी इंडस्ट्री में जाएंगे, आप कोई दूसरे बिजनेस में जाएंगे ना, तो द एक्चुअल ट्रूथ फॉर टुडेज टाइम इज वी आर रनिंग or our India is stable because of two economy which is running side by side. That is, one is a black economy, one is a white economy, जिसके रिकॉर्ड्स आपके पास है। तो कहीं ना कहीं जो मॉल बन रहा है, आपको कहीं कोई कंपनी बन रहा है, आईटी कंपनी बन रहा है, दूसरा कंपनी बन रहा है, तो वो प्योर सिर्फ जो ऑन पेपर जो चीज़ें बताते हैं उसके बेस के ऊपर वो नहीं चल सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे एक्सपेंसेस है, वो वैसे नहीं चल सकते। गेटिंग, और ये सबको आप टैक्स अथॉरिटी में लाए, ये पॉसिबल भी नहीं है। और अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज के टाइम पे हम लोगों का जितना डिपेंडेंस हम लोगों का वाइट इकोनॉमी पे है, उससे ज़्यादा डिपेंडेंस हम लोगों का ब्लैक इकोनॉमी पे। एंड
ऑन पेपर आपको जो ट्रांजेक्शन्स दिखते हैं ना, उससे बहुत बड़ा आपका ब्लैक इकोनॉमी है, जिस पे जिससे सबका बेनिफिट होता है। तो वी कैन नॉट से ब्लैक इकोनॉमी आप वाइप आउट कर देंगे, लेकिन अगर आप ऐसे ज़्यादा टैक्सेस अगर अप्लाई करेंगे, हवाला लोगों का बेनिफिट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना पहले भी, हवाला ट्रेडर्स क्या करता है, अगर मैं यूएस से कुछ ट्रांजैक्शन अगर यहाँ पे कर रहा हूँ, तो सपोज बैंक के थ्रू अगर होगा, तो लेट सपोज 5% मुझे ट्रांजैक्शन चार्जेस देने, कन्वर्जन डॉलर टू रुपीज़ और वो सब मगजमारी। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक बड़ा अमाउंट अगर आ रहा है, तो मुझे आंसर भी देना पड़ेगा, क्लेरिफाई भी करना पड़ेगा इन माय अकाउंट्स जब मैं आईटी रिटर्न करूँगा कि ये पैसा आया, क्यों आया, कैसे आया, और प्लस उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी या टैक्स जो भी है वो भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, दो चीज़ें हो गए हम लोग के पास यहाँ पे। फर्स्ट इज कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास वो जो चीज़ है वो भी आपको वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपने टैक्स तो भी भरा है, प्लस आपको आंसर भी करना पड़ेगा कि कहाँ से आया, क्यों आया, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, ये भी बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए देन पीपल यूज़ हवाला मैकेनिज्म। हवाला मैकेनिज्म का मतलब डायरेक्ट कैश टू कैश ट्रांजैक्शन होगा। आपने वहाँ पे पेमेंट किया, यहाँ पे आपको उसका सेम रुपीज़ में कन्वर्जन मिल जाएगा, है ना। इन मुंबई ग्रैंड रोड साइड में वी हैव दिस हवाला ट्रेडर्स। तो अगर आपको दुबई, यूएस कहीं से भी पैसा लाना है या भेजना है, आप यहाँ पे उनको कैश में दो, तो अगर बैंक 5% ले रहा है, आपके पास 2% में काम करेंगे, और हर एक चीज़ वो उनके लिए भेजना पॉसिबल है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर आप टैक्स ब्रैकेट अगर बढ़ाने का ट्राई कर रहे हो, तो आपका ब्लैक इकोनॉमी बढ़ रहा है। तो ब्लैक इकोनॉमी को अगर कंट्रोल करना है, तो चीज़ों को एक लिमिट तक, मतलब अगर हवाला ट्रेडर अगर 2% में काम कर रहा है और आप 5% लोगे, तो जो भी कोई पर्सन है वो फिर क्या सोचेगा कि भाई लीगल वे में, ऑफिशियल वे में अगर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मुझे उसके रिकॉर्ड्स, उसका कहाँ से आया, रीज़न, सब कुछ देना पड़ेगा, है ना। तो बहुत बार इसी की वजह से जो हवाला पेमेंट सिस्टम है वो ज़्यादा काम करता है। और जब आप ऐसे कस्टम ड्यूटी अप्लाई कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये कस्टम ड्यूटी जो आपने अप्लाई किया, इसकी वजह से टैक्स इवेजन जो है, ये मतलब टैक्स चोरी करना, टैक्स चोरी बढ़ जाता है कहीं ना कहीं। और उसकी वजह से जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है या हम लोगों के टैक्स डिपार्टमेंट है, उनका बर्डन बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको एक लिमिट से बड़ा टैक्स भी अप्लाई नहीं करना है, और वो लिमिट में करना है जो सामने वाला समझ सके, सामने वाला दे सके। जैसे अगर यहाँ पे हवाला ट्रेडर्स अगर 2% ही चार्ज कर रहा है, तो यू चार्ज 3% ना। आप उससे डबल से भी अगर ज़्यादा चार्ज कर रहा है, देन चीज़ें काम नहीं करेंगे आपके लिए। सो वो दिया है। देन टैक्सेशन पॉलिसीज इन इंडिया। सो यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसी में आपको क्या बोला है, आईटी सेक्टर इज अ पोटेंशियल मार्केट इन इंडिया, सो सेवरल टैक्स रिलीव्स हैव बीन गिवन टू आईटी सेक्टर्स। टैक्स रिलीफ कौन से, जैसे स्टार्टअप इंडिया के अंदर 3-4 साल तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। उसके साथ और भी बहुत सारे होता है। सो इंडिया में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हम लोग कोई ना कोई बेनिफिट्स देते हैं, और टैक्स रिलीफ एक बहुत बड़ी बात है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक्साइज ड्यूटी तो आता नहीं है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स पे। इंपोर्ट ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, सो देर विल बी नो स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी ऑन आईटी सॉफ्टवेयर। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट क्या बता रहा है, देर आर सर्टन रिलीफ इज ग्रांटेड फॉर आईटी सेक्टर अंडर सेक्शन 88। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, बिजनेस हैज बीन ग्रांटेड, जो भी आपके बिजनेसेस रहेंगे, एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर इट्स ट्रांसमिशन
from India to place outside India by any means, like then providing a technical service outside India. तो अगर आप देखेंगे, आपको हम लोग जो चार्जेस अगर अप्लाई कर रहे हैं या टैक्स अगर पे करना है आपको, तो कौन से बेसिस पे होगा, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड होंगे। तो आपने कोई सॉफ्टवेयर फॉरेन कंपनी के लिए बना के रखा है, तो हम लोग जो भी कंपनीज में ज्वाइन होते हैं वो सारे कंपनीज वही रहता है ना। आप आईटी सेक्टर अगर देखेंगे, दैट इज वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है या सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री मतलब कॉल सेंटर्स, ये सब इंक्लूड करो, और बाकी के सर्टेन सर्विसेज जो प्रोवाइड हो रहा है वो इंक्लूड करो, तो वो आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और बहुत सारे लोगों को यहाँ से जॉब मिल रहा है। ये सर्विस इंडस्ट्री ही है जिसके भरोसे पे हम लोग बीएससी आईटी कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में ये सर्विस इंडस्ट्री अगर बंद हो गया, देन दैट विल अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है जो सर्टन रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है। नाउ क्या बोला है, लाइक वी आर सम प्रॉफिट्स जो है वो हम लोगों ने डिराइव किए है फ्रॉम द बिजनेसेस हैज बीन ग्रांटेड असेसिंग बीइंग एन इंडियन कंपनी और अ पर्सन। अगर उसका कोई रेस्टोरेंट इंडिया में, देर आर एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया बाय एनी मीन्स, प्रोवाइडिंग अ टेक्निकल सर्विसेज कॉल सेंटर टाइप, या आप उनका मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द सॉफ्टवेयर्स, है ना। डेवलपमेंट फैसिलिटी हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है कंप्यूटर। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सेक्शन 10A ऑफ इंडियन ग्रांट्स डिडक्शन फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ असेसी of such profit and gain as are derived by undertaking from the export of article or things or computer software for a period of 10 consecutive assessment years। तो ये आपका बेनिफिट हो गया। और उसके बाद में आप जो भी बाहर एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर आपको क्या लगेगा, टैक्सेस अप्लाई होंगे। सो अब देखो, अभी आपको अगर ये 10 साल के लिए अगर हम लोग कहीं ना कहीं टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं, तो ऑफिशियली लोग ब्रैकेट में आएंगे, बताएंगे। तो अभी क्या होगा कि 10 साल तक आपके पास कंटिन्यूस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट चल रहा था, टैक्स अप्लाई करने का बात आया तो आपका एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो वो टाइम पे हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दैट्स वन पॉइंट। उसके बाद में 10B क्या बोल रहा है, 10B ग्रांटेड डिडक्शन फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ असेसी ऑफ सच प्रोसेस गेन as a derived by 100% export oriented undertaking from the export of article or things or computer software for period of 10 consecutive assessment years। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बराबर है जो आपने बताया वही है। देन टैक्स हॉलीडेज होते हैं, आर इंट्रोड्यूस्ड इन IT इनेबल्ड सर्विसेज विच मीन्स टेम्पररी रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ टैक्सेस। IT इनेबल्ड मतलब IT कंपनीज के लिए ये बेनिफिट्स होते हैं। IT इनेबल्ड सर्विस ग्रांट डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A एंड 10B, जैसे 10 साल के लिए आपको कोई टैक्स भरना नहीं है जो आप सॉफ्टवेयर सेल करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके लिए। तो उसके अंदर क्या आएगा, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, कॉल सेंटर्स आएंगे, बैक ऑफिस जो चलता है जो यहाँ से ऑपरेट करता है, GIS सॉफ्टवेयर मतलब मैपिंग सर्विस और ये बताते हैं, डेटाबेस हैंडलिंग सर्विसेज, एनिमेशन सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट आएंगे, डेटा प्रोसेसिंग आएगा, वेब सर्विसेज, ये सबको हम लोग कहीं ना कहीं टैक्स हॉलीडेज देते हैं। बराबर है, मतलब उसको हम लोगों ने क्या किया कि भाई आपका टैक्स हॉलीडे, टैक्स भरने से छुट्टी है आपका फॉर 5 years 10 years एज पर द रूल, एज पर द प्रोविजन। दैट्स समथिंग विच इज बेनिफिशियल, दैट्स इट। सो यहाँ पे वही हम लोग को बताया हुआ है एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। सो नाउ विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, इसके आगे के चैप्टर्स जो है वो काफ़ी सिंपल है। सो नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी हैव नाउ दैट इज चैप्टर 7 ऑफ यूनिट 4। सो हियर वी हैव चैप्टर 7 डिजिटल सिग्नेचर और CA एंड ई-गवर्नेंस पैटर्न, कुछ पॉइंट्स दिए हुए आपको। तो मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आई विल बी डिस्कसिंग दिस नोट्स। ये पुराना नोट्स है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सेम नोट्स जो है मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, CR को दे दूंगा, सो आपको ये सेम नोट्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आप देखो, ये जो नोट्स है इसमें पेज नंबर 100 से हम लोगों को सर्टन टॉपिक जो है वो पढ़ना है जो डायरेक्टली आपके यहाँ पे ही लिंक हो रहा है,
क्वेश्चन आंसर पैटर्न में दिए, ये समझेंगे, बाद में यहाँ पे आएंगे तो जो थियरी दिया हुआ है वो इजीली समझेगा। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद डिजिटल सिग्नेचर वाला टॉपिक फ्रॉम दिस ओल्ड नोट्स। ये समझते हैं फिर वहाँ पे जाता है। तो फर्स्ट वी हैव इज डिजिटल सिग्नेचर। बहुत सिंपल दिया है आपको पॉइंट, व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, सर्टेन पॉइंट्स आर गिवन हियर। सो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया है, एज यू कैन सी यहाँ पे देखो नंबर दिए 1 2 3 4 5 6। सो डिजिटल सिग्नेचर जैसे अब ये जैसे फिजिकल सिग्नेचर है वैसा नहीं होता है, ये डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ में आता है। ठीक है, वी हैव डिजिटल सर्टिफिकेट्स और ये आपको सीए के पास से मिलता है। सीए मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी, समझते हैं हम लोग आगे। सो एक मैथमेटिकल टेक्निक होता है ये, और जो आपको डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो आपका एक यूनिक कुछ तो कोड होता है। ठीक है, इट्स अ यूनिक कोड। हम लोग के नाम और वैसे जो सिग्नेचर्स रहते हैं, हम लोग जैसे फिजिकल सिग्नेचर करते हैं वैसा नहीं होता है। एंड इसके थ्रू ऑथेंटिसिटी, मतलब ऑथोराइज पर्सन है और वो डॉक्यूमेंट टेम्पर नहीं हुआ है, ये सब हम लोग प्रूव कर सकते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट का। नाउ डिजिटल जो डिजिटल सिग्नेचर इज इक्विवेलेंट टू हैंड रिटन सिग्नेचर और अ स्टैम्प्ड सील, बट ऑफरिंग मोर सिक्योरिटी कंपेयर टू फिजिकल वन। डिजिटल सिग्नेचर इज इंटेंडेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ टेम्परिंग विद द डॉक्यूमेंट, बराबर है, फेक डॉक्यूमेंट्स, ये सब जो है कम्युनिकेशन, ये सब को हम लोग रोक सकते हैं। कैन प्रोवाइड एडेड अश्योरेंस ऑफ एविडेंस, कि इसके थ्रू हम लोग ये एविडेंस हो गया, मतलब आपके पास से अगर कोई डॉक्यूमेंट आया और उसके ऊपर आपका सिग्नेचर है, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, आफ्टरवर्ड्स यू कैन नॉट डिनाई इट। तो आपने उसको एक्नॉलेज किया है, आपने उसको कंसेंट दिया है बाय प्रोवाइडिंग योर डिजिटल सिग्नेचर ओवर दैट डॉक्यूमेंट, ये प्रूव होता है। So there are many countries like US, digital signature have same legal significance as more traditional form of signed document got. Now US government printing office publish electronic version of the budget. अब ये देखो इलेक्ट्रॉनिक वे में बजट आ रहा है, जैसे हम लोग के यहाँ पे आता है, ये पब्लिक और प्राइवेट लॉज यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, तो वो टाइम पे क्या होगा, इसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर आएगा जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर जिसने ये बजट पास किया है उसका। सो दिस इज द मेन ऑथोरिटी, दिस प्रूव्स कि वो जो बजट आपको मिला है, दैट बजट एंड द पॉइंट्स प्रोवाइडेड इन दैट बजट इज ट्रू। जैसे कोई स्कीम या कुछ बिजनेस डील गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है, अब आपने ऑनलाइन बजट फाइंड किया, डाउनलोड किया, अब उसके जगह पे कोई फेक बजट आ गया, तो आप गवर्नमेंट को क्लेम नहीं कर सकते ना कि आपने जो बजट डॉक्यूमेंट बोला था उसके अंदर ये बेनिफिट्स थे और अभी आप मुझे वो बेनिफिट्स नहीं दे रहे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बजट जो आता है गवर्नमेंट के साइड से जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसके ऊपर भी डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। दैट प्रूव्स वो डॉक्यूमेंट जो है वो जेन्यून है, उसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं वो करेक्ट है, और वो जो पॉइंट्स उसमें जो बेनिफिट्स जो भी कुछ दिया है वो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। दैट इज व्हाट इट प्रूव्स हियर। नेक्स्ट अगर आप पॉइंट देखेंगे, यूज ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। अब डिजिटल सिग्नेचर जो है, ये डिजिटल सिग्नेचर आपको मिलता कहाँ से, ये डिजिटल सिग्नेचर आपको मिलता है फ्रॉम सीए, बराबर है, और वो डिजिटल सर्टिफिकेट के ऊपर आपका डिजिटल सिग्नेचर रहता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव वन पैटर्न, याद रखो, वी हैव डिजिटल सर्टिफिकेट, और ये डिजिटल सर्टिफिकेट जो है इसके ऊपर आपका डिजिटल साइन आएगा, सॉरी, डिजिटल साइन विल कम हियर, और ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा फ्रॉम सर्टिफाइंग अथॉरिटी। वो क्या रहते हैं वही सब समझते हैं हम लोग। सो डिजिटल सर्टिफिकेट अडॉप्ट्स पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, वी फॉलो क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी बोलता है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, एनक्रिप्शन प्लस डिक्रिप्शन, इसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। अब ये क्रिप्टोग्राफी जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक सिमेट्रिक, एक असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम की is used
फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मतलब एक ही वे में हम लोग डेटा को लॉक करेंगे और अनलॉक करेंगे। इसका मतलब ये है, डेटा को लॉक करने का मतलब रीडेबल टू नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। जैसे मेरा ये डेटा है तो इसको मैंने लॉक किया। लॉक करने का मतलब क्या है, सपोज मैंने हर एक अल्फ़ाबेट को उसके थर्ड पोजीशन फोर्थ पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट है इससे रिप्लेस किया, तो मेरा जो नया जो वर्ड मिलेगा वो होगा DEF। अब ये बहुत सिंपल है, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर और डिफ़िकल्ट एन्क्रिप्शन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे अभी इसको ऐसा कुछ मैं कन्वर्ट कर दूंगा। दिस इज़ माई एन्क्रिप्शन मेथड फॉर ABC। तो अब ABC को ये पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जो टेक्निक अप्लाई किया था वही सेम टेक्निक में रिवर्स में अप्लाई करूंगा तो ABC मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, दिस मेक्स थिंग्स डिफिकल्ट। सिमेट्रिक में ये होता है कि ABC को ये नॉन रीडेबल, दिस इज नॉन रीडेबल, ABC इज रीडेबल वन। तो अभी मैंने क्या किया है, ABC को दिस इज द रीडेबल टेक्स्ट, बराबर है। ये रीडेबल को नॉन रीडेबल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जो टेक्निक जो एल्गोरिदम अप्लाई किया उसको ही मैं रिवर्स में अप्लाई करूंगा तो वापस ABC मिल जाएगा। दिस इज द वीकनेस कि अगर किसी को टेक्निक पता चल गया कि ओके ए को आपने एनक्रिप्ट करने के लिए क्या क्या टेक्निक अप्लाई किया है, बी को एनक्रिप्ट करने के लिए क्या टेक्निक अप्लाई किया है, सी को या तीनों को साथ में एनक्रिप्ट करने के लिए क्या टेक्निक अप्लाई किया है, तो कोई भी आपका ये कोड को ब्रेक कर लेगा, कोई भी ओरिजिनल मैसेज को पढ़ लेगा। बट उसके जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आप एनक्रिप्ट करोगे ABC को, जब आप ये $1 2 XYZ#3 इसमें कन्वर्ट करने के लिए जो टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, वापस इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग दूसरा टेक्निक अप्लाई करेंगे, दूसरा एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। अगेन उसके अंदर कुछ पैटर्न्स जो होंगे, एल्गोरिदम पूरा चेंज नहीं होगा बट द वे हाउ वी डिक्रिप्ट इट वो चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, जहां पे पब्लिक की होगा, पब्लिक की इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड प्राइवेट की होगा, दिस इज यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन। ठीक है, तो ये पब्लिक की जो है ये सबके पास होगा, प्राइवेट की सिर्फ ओनर के पास होगा, जो ओनर है जिसको मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल सर्टिफिकेट पे मिलता है। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, पब्लिक की, प्राइवेट की, जिसको हम लोग असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बोल रहे हैं। डेटा को रीडेबल नॉन रीडेबल कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पब्लिक की अप्लाई करेंगे और नॉन रीडेबल टू वापस रीडेबल बनाने के लिए प्राइवेट की अप्लाई करेंगे। मतलब ये टेक्निक, डेटा को इनक्रिप्ट करने का टेक्निक सबको पता रहेगा, डिक्रिप्ट करने का टेक्निक सिर्फ रिसीवर के पास होगा या ओनर के पास रहेगा। ये सिक्योरिटी हो गया। और ये भी आपको किस पे मिलता है, डिजिटल सर्टिफिकेट पे ही ये पब्लिक की प्राइवेट की मिलेगा। ठीक है, एंड जो सिग्नेचर मिलेगा, डिजिटल सिग्नेचर, वो भी ये सर्टिफिकेट पे मिलेगा। सो वन डिजिटल सर्टिफिकेट कंटेन्स डिजिटल सिग्नेचर एंड पब्लिक की, प्राइवेट की। तो इसके लिए हम लोग इसको पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज दिस कम्स विद, आपका डिजिटल सर्टिफिकेट कम्स विद डिजिटल साइन प्लस पब्लिक की प्लस प्राइवेट की, बराबर है। तो ये सारी चीज़ों के साथ में आएगा ना, इसके लिए हम लोग इसको डिजिटल सर्टिफिकेट बोल रहे हैं, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे हैं। सो 3 मेजर फंक्शंस रहेंगे, पब्लिक की, डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन। अब अगर डिजिटल सिग्नेचर अगर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन हो गया, प्लस हम लोग पब्लिक की, प्राइवेट की कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी अप्लाई कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मैसेज कैन बी मेंटेन्ड। तो ये हो गया। अब डिटेल में आगे और सर्टन चीज़ें पढ़ता है। अब ये जो भी आपको मिलेगा, पब्लिक की इज केप्ट सीक्रेटली एंड सिक्योरली बाय द ओनर ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट, पब्लिक की इज पब्लिश्ड एट ऑनलाइन रिपोजिटरी। ये रिपोजिटरी मतलब दिस इज द डेटाबेस, जो किसके पास रहेगा, CA के पास रहेगा। तो अगर सपोज मुझे कोई XYZ पर्सन के साथ में अगर कम्युनिकेशन करना है तो मैं उसका पब्लिक की जो है ना, ये पब्लिक की मैं कहाँ से फाइंड करूँगा, CA के पास जो उसका डेटाबेस होगा, दिस इज द डेटाबेस। यहाँ से मैं आई विल आस्क फॉर पब्लिक की और ये मुझे रिटर्न करेगा, और वो पब्लिक की यूज़ करके आई डिक्रिप्ट एनक्रिप्ट माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो होगा।
सो यहाँ पे वही दिया है। देन वो मैसेज जो है वो पब्लिक की से एनक्रिप्टेड आप आगे भेजेंगे, एंड देन जिसका भी वो डॉक्यूमेंट रहेगा वो उसको डिक्रिप्ट करेगा। सो यहाँ पे वो सेम चीज़ दिया हुआ है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो यहाँ पे वी हैव एमी। अब ये जो एमी है इसने क्या किया है, उसने ये देखो ये डिपॉजिटरी है, सीए के पास होगा, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास होगा, इसका डेटाबेस है ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, बैन के साथ, एमी को बैन के साथ कम्युनिकेट करना है, ये बैन है। तो अब एमी ने क्या किया, पब्लिक की जो सीए के पास अवेलेबल है बैन का, वो फाइंड किया और अपने लेटर को ये पब्लिक की अप्लाई करके उसने क्या कर दिया, एनक्रिप्ट कर दिया। और ये एनक्रिप्टेड लेटर देन उसने ईमेल सर्विस के थ्रू इंटरनेट पे सेंड किया, और ये जो है ये लेटर इसको यहाँ पे रिसीव हुआ, ईमेल या कोई भी दूसरा पैटर्न आप समझ लो। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ईमेल के थ्रू सेंड किया। तो अब उसके बाद क्या होगा, वंस दिस लेटर कम्स टू बैन, बैन क्या करेगा, he'll चेक हिज ईमेल, बराबर है, एनक्रिप्टेड लेटर मिला तो उसने क्या किया, अपना प्राइवेट की जो सिर्फ बैन के पास है ना, ये सीए के पास से नहीं मिलेगा, ये अप्लाई करके उसने लेटर को डिक्रिप्ट किया। अब ये वापस रीडेबल फॉर्मेट में आ गया, he can easily read whatever written in this document. I hope this is very simple. डिजिटल सिग्नेचर क्या 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 पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं हम लोग डिजिटल सिग्नेचर, टू मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब करेक्टनेस, किसी ने वो डेटा मॉडिफाई तो नहीं किया है ना सेंड होने के टाइम पे, उसको टेम्पर्ड नहीं किया, दैट्स अ डेटा इंटीग्रिटी। उसके बाद में नेक्स्ट जो होगा डेटा ऑथेंटिसिटी। डेटा ऑथेंटिसिटी मतलब मुझे पता है कि ओके अगर ये सिग्नेचर अगर इस पे है तो ये डॉक्यूमेंट जो यही पर्सन के पास से आया। एंड नॉन रेप्यूडिएशन मतलब आपने डॉक्यूमेंट सेंड किया, आपका डिजिटल सिग्नेचर है, तो बाद में आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं भेजा था। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डॉक्यूमेंट देन ऑनवर्ड्स। ओके, नाउ वी हैव डिजिटल सिग्नेचर। सो यहाँ पे देखो, अब डिजिटल सिग्नेचर अगर ऐड करना है साथ में तो फिर क्या पैटर्न होता है, प्रीवियस जो डायग्राम देखा वैसा ही है। वी हैव एमी, एमी ने क्या किया, यहाँ पे एक मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट किया, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक एल्गोरिदम अप्लाई किया, और वो एल्गोरिदम अप्लाई करके उसने क्या किया, एक अपना प्राइवेट की यहाँ से उसने बनाया। अब ये पैटर्न वर्क कैसे होता है वो समझते हैं हम लोग। पहले आप देख लो, मैसेज डाइजेस्ट होता है कुछ एक चीज़, ठीक है, मैसेज डाइजेस्ट, इसके अलग अलग वर्जन्स होता है। जब हम लोग डेटाबेस में पासवर्ड सेव करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग MD5 यूज़ करते हैं, MD5 मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5। तो इसके बहुत सारे वर्जन्स है, 2, 3, 4 एंड 5। तो पासवर्ड एनक्रिप्शन के लिए MD5 यूज़ करते हैं। तो ये मैसेज डाइजेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट हुआ। उसके बाद में एमी ने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या बोला है, मैसेज डाइजेस्ट उसने क्रिएट किया, और वो मैसेज डाइजेस्ट को उसने क्या किया, एमी ने अपना प्राइवेट की के थ्रू उसको एनक्रिप्ट किया, और ये एनक्रिप्टेड लेटर उसके ऊपर उसने अपना डिजिटल सिग्नेचर ऐड किया, और उसको उसने बैन के पास भेज दिया इंटरनेट पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखो ऊपर जो लिखा हुआ है, एमी कन्वर्ट्स हर लेटर इनटू अ मैसेज डाइजेस्ट by using a mathematical function algorithm. She then creates a digital signature by encrypting the message digest using her private key. A letter together with the digital signature are sent via email to Ben. अब यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो होगा, Ben जब इसको रिसीव करेगा, सो देखो Ben received this message from email, लेटर मिला है, उसके ऊपर एमी का डिजिटल सिग्नेचर है। तो अभी उसने क्या किया, सीए के पास से एमी का पब्लिक की डिमांड किया, और एमी ने जो मैसेज डाइजेस्ट भेजा था ना, ये उसने डिक्रिप्ट किया। याद रखो सिर्फ मैसेज डाइजेस्ट को हम लोग डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपोजिट टेक्निक अप्लाई किया। एमी ने क्या किया था, अपना प्राइवेट की अप्लाई किया था यहाँ पे, इफ यू रिमेंबर। एमी ने, मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ओके। सो देखो अब यहाँ पे बेसिक पैटर्न क्या हो रहा है,
फर्स्ट ऑफ ऑल एमी ने मैसेज डाइजेस्ट को एनक्रिप्ट किया। अब वो एनक्रिप्ट करने के लिए उसने अपना प्राइवेट की यूज़ किया था, ठीक है, मैसेज डाइजेस्ट को एनक्रिप्ट करने के लिए। यहाँ पे एनक्रिप्ट क्या हुआ है, मैसेज डाइजेस्ट एनक्रिप्ट हुआ। अब एमी ने जो लेटर भेजा था बैन को, वो लेटर मिल गया। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो बैन है उसने क्या किया, सीए के पास जो रिपोजिटरी है, ये सीए के पास का डेटाबेस है, रिपोजिटरी मतलब इसमें से उसने एमी का पब्लिक की फाइंड किया है ना। देखो यहाँ पे एमी's पब्लिक की अवेलेबल विद सीए, वो यूज करके एमी ने भेजा हुआ मैसेज डाइजेस्ट को इसने डिक्रिप्ट किया, रीडेबल फॉर्मेट में लेके आया। देन एमी के पास से जो लेटर आया था, इसके ऊपर वापस इसने मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करके अपने साइड पे वापस मैसेज डाइजेस्ट इसने क्या किया, कैलकुलेट किया। एक एल्गोरिदम होता है मैसेज डाइजेस्ट मतलब, और ये बैन ने कैलकुलेट किया हुआ मैसेज डाइजेस्ट अगर एमी ने भेजा हुआ मैसेज डाइजेस्ट से अगर मैच होता है, इफ बोथ दिस आर इक्वल, मैसेज डाइजेस्ट ऑन बैन साइड इज इक्वल टू मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेटेड बाय एमी, देन एक्सेप्ट द मैसेज। इफ दिस बोथ आर नॉट इक्वल देन डिनाई द मैसेज। ये पैटर्न होता है। वो मैसेज डाइजेस्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक जो भी कुछ बोला वो क्लियर है सबको। सो ये पैटर्न अप्लाई होता है, ठीक है। इसके बाद में ये फर्स्ट पैटर्न हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो होता है, ये उसका ही सेम आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सबसे पहले अभी मैसेज डाइजेस्ट का कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो हम लोग समझते हैं मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है। प्रॉपर कोई एग्जाम्पल अभी हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है। मोस्ट सिंपल वे, वी हैव सम डेटा। तो अब याद रखो, जो भी आपका डेटा है वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। वट एवर डेटा वी हैव दैट विल कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। तो लाइक सपोज वी हैव दिस डेटा, जिसको मैंने 1 बाइट में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ वी हैव नंबर ऑफ वंस, यहाँ पे देखो ये मेरे पास अलग अलग कॉलम्स है, and these are the rows. So in first column we have number of ones कितना है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा है। सो नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन है। तो अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। देन इन दिस कॉलम नंबर ऑफ वंस इवन है, ऑड है, 1 and 2 इवन नंबर है तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। नंबर ऑफ 1 कितना है, यहाँ पे ऑड है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। नंबर ऑफ 1 देखो ये कॉलम में कितना है, एक ही है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। नंबर ऑफ वंस ऑड इवन है, 1 and 2 0। नंबर ऑफ वंस इवन है, सॉरी ऑड है तो 1 आएगा। नंबर ऑफ वंस एक ही है ना, ऑड नंबर है। नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पे, 1 and 2 तो मतलब 0 आएगा, ठीक है। फिर अभी ये वाला हम लोगों का जो रो है, रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3। ये आपका कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, 6, 7 and 8 है। रो 1 के अंदर आप नंबर ऑफ वंस काउंट करो, 1 2 3 4 5। 5 इज ऑड नंबर तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। देन यहाँ पे रो 2 में नंबर ऑफ वंस कितना है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ वंस 4 है मतलब इवन नंबर है, 0 लिखूंगा। देन रो 3 में 1 2 3। नंबर ऑफ 1 कितने हैं, इवन है, ऑड है, 1 2 3 मतलब क्या है, नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, ठीक है। सो अब देखो मैंने नंबर ऑफ वंस कॉलम वाइज कैलकुलेट किया और रो वाइज कैलकुलेट किया, ठीक है। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो 0 लिखना है, नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है तो 1 लिखना है। तो उसके बेस के ऊपर मुझे यहाँ पे ये रोज का कैलकुलेशन आ गया, रोज कैलकुलेशन। एंड ये जो आपको मिला, ये किसका मिला, कॉल्स कैलकुलेशन। अब ये दोनों को मैच करके ये वाले कॉर्नर में आपको फाइनल आंसर देखना है,
ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये वाला, अब देखो यहाँ पे ये फाइनल आंसर आपको देना है, ठीक है। ध्यान से देखो, फाइनल आंसर में मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 एंड 2 कितने हैं, इवन है। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। फाइनल आंसर इज 0, माई फाइनल आंसर इज 0 हियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, रोज एंड कॉलम दोनों का जो हम लोगों ने यहाँ पे नंबर्स कैलकुलेट करने के बाद में ये जो फाइनल आंसर है दैट इज करेक्ट, बराबर है। अब मैसेज डाइजेस्ट का मतलब क्या है, ये मेरा डेटा था, ठीक है, दिस इज माई डेटा जिसको मैंने रोज एंड कॉलम में बाइनरी में कन्वर्ट करके रोज एंड कॉलम में कैलकुलेट करके ये मैंने यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन हुआ है ना, दिस इज द मैसेज डाइजेस्ट। और ये जो मैसेज डाइजेस्ट है ये मैं आगे भेजूंगा टुवर्ड्स द सेंडर, और सेंडर सॉरी टुवर्ड्स द रिसीवर, और रिसीवर जो है वो ये सेम टेक्निक फॉलो करके वो वापस मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट करेगा। तो मेरा कॉलम का मैसेज डाइजेस्ट क्या आया, फॉर माई डेटा 0 1 1 0 1 1 0 0, रोज का क्या आया 0 1 0 1, बराबर है। ये मेरा मैसेज डाइजेस्ट आया। आई होप जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लियर है सबको। एवरीवन, इज इट क्लियर? हेलो गाइस, हेलो, से ये सुनो यार, मैं वो स्क्रीन पे आऊंगा, इट टेक्स टाइम। बताओ जल्दी से, अनम्यूट योरसेल्फ। इज इट क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव दिस मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेशन पैटर्न, जहाँ पे हम लोगों ने अपना जो डेटा है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके ऐसे मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट किया है। और इसके लिए हम लोगों का एल्गोरिदम वर्क करता है। रिसीवर एंड पे जब जाएगा तो वहाँ पे वापस ऐसा मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट होगा, और सेंडर ने भेजा हुआ दिस मैसेज डाइजेस्ट, ये जो फाइनल आंसर है, दिस इज द फाइनल आंसर व्हाट वी हैव। ये फाइनल आंसर और ये फाइनल आंसर, ये अगर मैच होगा और ये आपका फाइनली 0 आ रहा है रोज एंड कॉलम दोनों कैलकुलेट करके, तो ये अगर सेम आ रहा है, रोज एंड कॉलम्स का जो कैलकुलेशन है वो अगर सेम है, मतलब आपका डेटा टेम्पर नहीं हुआ है। ये अगर मैच नहीं हो रहा मतलब डेटा टेम्पर हुआ है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो अब हम लोग नोट्स पे आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, वी हैव एमी, जिसने अपने लेटर के ऊपर क्या किया, मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट किया, जो अभी मैंने आपको कैलकुलेशन बताया। वो मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट करने के बाद में उसने क्या किया, अपना प्राइवेट की यूज़ करके ये मैसेज डाइजेस्ट को उसने एनक्रिप्ट किया। देन उसके ऊपर अपना डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करके ईमेल पे उसने बैन को भेज दिया। बैन ने क्या किया, एमी का पब्लिक की यूज़ करके वो मैसेज को डिक्रिप्ट किया, याद रखो, बराबर है। तो उसको क्या मिला, एमी ने भेजा हुआ मैसेज डाइजेस्ट 0110 ऐसा कुछ तो पैटर्न उसको मिला रहेगा। बैन ने वापस वो जो लेटर मिला है, दिस इज माय लेटर, इसको वापस हम लोग ने जब ये जैसा कैलकुलेशन किया वैसा उसने यहाँ पे, अगर ये सेम मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेटेड बाय बैन एंड मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेटेड बाय एमी, इफ बोथ दिस आर इक्वल देन एक्सेप्ट द मैसेज, इफ दिस आर नॉट इक्वल देन डिनाई द मैसेज। इसके लिए मैसेज डाइजेस्ट यूज होता है। आफ्टर दिस नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग का, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन। बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन क्या होगा, आप कहीं पे जाओगे, अपना आइडेंटिटी डिटेल्स एंटर करेंगे और साथ में फिर आप पिन एंटर करेंगे, तो आपका डिटेल यहाँ पे पोर्टल पे जाएगा, सर्वर पे जाएगा ऑथेंटिकेशन के लिए, सिंपल। देन नेक्स्ट वी हैव इज डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे आप ऑनलाइन कोई कॉन्ट्रैक्ट, आई अग्री बटन रहता है, उस पर क्लिक करते हैं, मतलब आपने डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर दिया, बस वही होता है। फिजिकल सिग्नेचर तो नहीं होता है यहाँ पे। तो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, आप वो साइट पे जाके आई अग्री, आई डू नॉट अग्री, आई एक्सेप्ट, ऐसे कोई बटन्स पे क्लिक करते हैं, है ना, तो इसका मतलब हो गया कि यू हैव एक्सेप्टेड दैट डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट का पैटर्न क्या होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है।
सो देखो, वी हैव अ पैटर्न गिवन हियर, वी हैव अलाइज, अलाइज है आपके पास। अब यहाँ पे देखो हम लोग के पास क्या है, वी हैव टू पीपल, बॉब एंड अलाइज। ये सीए है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जिसके पास से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो सीए ने एक सर्टिफिकेट इशू किया है, किसको इशू किया है, बॉब को इशू किया है। दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ सॉरी, दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ अलाइज, बराबर है। डिजिटल सर्टिफिकेट, नेम किसका है, अलाइज का है, वेरीफाइंग किया है, बराबर है। साइन है, किसका साइन है, सीए का है। जैसे टीसीएस जो है ये सीए है, तो वो अपना सिग्नेचर जो है वो ऐड करेगा, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। अब अलाइज को जब एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, वो अगर साइन करना है तो वो अपना साइनिंग सिस्टम ऐड करेगी, जिससे अलाइज ने क्या किया, ये देखो ये साइन कॉन्ट्रैक्ट, और उसको एनक्रिप्ट करके उसने सपोज साइन कॉन्ट्रैक्ट किसको भेज दिया, बॉब को। बॉब के पास वेरिफिकेशन सिस्टम है, वेरिफिकेशन मतलब अलाइज ने जो कॉन्ट्रैक्ट भेजा है और उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट उसने यूज किया है और जो साइन यूज किया है उसने, डिजिटल सिग्नेचर, वो उसी का है, किसी दूसरे का है, या फेक है। तो फेक है या नहीं है ये वेरीफाई करने के लिए सीए के पास एक वेरिफिकेशन वैलिडेशन अथॉरिटी होता है। तो बॉब क्या करेगा, सीए के पास इंफॉर्मेशन मांगेगा कि ये एक मैं डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ और उस पर मुझे ये डिजिटल सिग्नेचर आया हुआ है ये सर्टिफिकेट का, इज इट वैलिड। याद रखो, आपको सीए जो है वो कोई एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है तो उसका 1 ईयर 2 इयर्स ऐसा उसका वैलिडेशन ड्यूरेशन होता है। उसके बाद में ये सर्टिफिकेट जो है ये एक्सपायर हो जाएंगे। तो आपको ये भी वेरीफाई करने रहते हैं कि वो कब तक वैलिड है और कब एक्सपायर हो रहे हैं वो, ठीक है। सो वही हम लोग यहाँ पे वेरीफाई भी करेंगे। और अगर वो वेरीफाई हो जाता है, सीए अगर बोलता है कि हाँ ये वैलिड सर्टिफिकेट है, तो बॉब और अलाइज जो है वो आपस में बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस डील जो है वो कर लेंगे, सिंपल। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग के पास सीए के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो सीए जो होगा उसके क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे ना, वो कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। लाइक एज यू कैन सी यहाँ पे सीए के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ से थोड़ा टॉपिक जो है ना वो मुझे आगे भी डिस्कस करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर करते हैं हम लोग, जहाँ पे मैं आपके यूनिट 4 का ये जो चैप्टर है वो डिटेल में पढ़ा दूंगा। तो सीए कौन होता है, सीसीए कौन होता है, उसके क्या रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, आईटी एक्ट के अंदर कौन से प्रोविजंस हम लोग ऐड करते हैं, वो सब बता दूंगा मैं। आज नहीं करा रहा हूँ। कुछ डाउट्स है तो पूछ लो अभी। एनीवन, एनी डाउट्स गाइस, एनी डाउट्स, एनीवन, क्लियर है सबको? ओके ठीक है, देन विल स्टॉप टुडेज लेक्चर हियर।